हाय एवरीवन, आज की वीडियो का टाइटल आप देख चुके हैं कि तुक्का लगाने का साइंटिफिक ट्रिक। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे आप कोई क्वेश्चन अगर नहीं आता हो, कंफ्यूजन हो, तो उसको कैसे इजीली मार्क कर सकते हैं और अपने सही होने के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि इस वीडियो में ऐसा कुछ सीखने वाले नहीं है कि आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप एग्जाम को क्रैक कर देंगे सिर्फ तुक्का लगा करके। तो ऐसा कभी नहीं होता, आपको पता है। तो ये किस लिए है आज की वीडियो का हमारा जो मेन पर्पस है कि अगर आपने जो क्वेश्चंस आते हैं वो कर लिए हैं, ठीक है, सेकंड राउंड में भी आपने जो क्वेश्चन आते थे वो कर लिए, क्योंकि हम पेपर को 2 से 3 बार करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस की कैटेगरी आती है गाइज, वो आते हैं सबसे पहले जो आते हैं जो आते हैं उसके लिए तो तुक्का लगाने की जरूरत ही नहीं है, आप आराम से कर लोगे। ठीक है, पहली कैटेगरी होती है जो आते हैं। दूसरी कैटेगरी होती है जो नहीं आते हैं, मतलब जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं। और एक होते हैं जिनमें आपको कंफ्यूजन होती है, और एक होते हैं जो बिल्कुल नहीं आते। बिल्कुल नहीं आते वाले कौन से होते हैं? जो आप तक आपने कभी ऐसा पैटर्न का क्वेश्चन देखा ही नहीं, जो कि रेयर ही होता है ऐसा। बाकी ये 3 कैटेगरी ज़्यादा रहती है। तो इन कैटेगरी में सबसे पहले कैटेगरी तो अपने आप रिजोल्व हो जाती है, जो आते हैं वो तो आप अपने आप ही कर लोगे। अब रहती है बात जो नहीं आते, जिनमें कंफ्यूजन है या जो बिल्कुल नहीं आते, तो उनको कैसे हैंडल करना है। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ भी आपको बता दिया जाएगा और वो इम्प्लीमेंट करने से आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे, या फिर बिल्कुल ही बकवास वाली बात भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम सीखने वाले हैं साइंटिफिक मेथड। एलिमिनेशन मेथड इज द बेस्ट मेथड। एलिमिनेशन मेथड से ऊपर कोई भी मेथड नहीं होता, क्योंकि एलिमिनेशन से हम क्या करते हैं कि हमें जो आंसर ढूंढना होता है वो नहीं ढूंढते, आंसर कौन सा नहीं आएगा ये हमें ढूंढना है। इससे क्या होगा, सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे और उससे हमारा जो एग्जैक्ट आंसर होगा फाइनली वो बच जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब हम ढूंढने निकलते हैं, किसी चीज को ढूंढ रहे होते हैं, तो वैसी ही चीजें हमें नजर आने लग जाती है। और हम जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हम आंसर ढूंढते हैं, तो सारे ऑप्शन हमें देख करके आंसर लगने लग जाते हैं। तो हमें उस केस में क्या देखना है कि आंसर कौन सा नहीं है। इससे क्या होगा, जो आंसर होगा वो ऑटोमेटिक बच जाएगा। अभी हम प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं कैसे करना है, ध्यान से देखिए। इस वीडियो को पूरा देखना है। सबसे पहले बेस्ट एलिमिनेशन मेथड होता है, सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड। और हमारी जो इंग्लिश की क्लास होती है या अलग अलग सब्जेक्ट्स की इस चैनल पे क्लासेस होती है, उस पर आपको सिखाया भी जाता है कि एलिमिनेशन कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड हम नॉर्मली अपना दिमाग लगा करके करते हैं, लेकिन अगर एलिमिनेशन अगर ऐसा कोई ऑप्शन बच जाता है, जैसे ऑल ऑफ द अबो, नन ऑफ द अबो, ऐसे ऑप्शंस हो, तो क्या चांसेस रहते हैं। तो एक रिसर्च से पता लगा है कि जब भी ऑप्शन में आपको ऑल ऑफ द अबो मिले तो 95% तक चांसेस है। ये मैं किन क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, आपको जो आते थे वो आपने अप्लाई कर दिया है, आपने सारे सोल्व कर लिए हैं। अब हम उस मेथड पे आ चुके हैं जब आपने सारे क्वेश्चन सोल्व करने के बाद आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चन बच गए हैं जहां पर आप तुक्का लगाना चाहते हैं और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबो के चांसेस होते हैं 95% तक। अगर ऑप्शन में ये दिख जाए तो 95% तक ऐसा होता है कि यही आंसर होता है। और ये बहुत सारे पेपर एनालिसिस होने के बाद ही पाया गया है। नन ऑफ द अबो अगर दिख जाए आपको तो 10% चांसेस ही होते हैं उसका आंसर होने के, नन ऑफ द अबो। ठीक है, तो इससे आप क्या है, एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शंस को इजीली। कई बार क्या होता है, 4 ऑप्शंस में से आपने एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, कई बार आपको ने 2 को कर दिया, लेकिन अब 2 में कंफ्यूजन है। तो अगर ऐसा कोई ऑप्शन दिखे फिर वहां पर, तो ये आपकी हेल्प हो जाएगी, जिससे आप उस आंसर को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे ऑल ऑफ द अबो आए तो 95% तक चांस होगा कि वही आंसर होगा, और नन ऑफ द अबो आए तो 10% चांसेस है कि वो आंसर हो। ठीक है, तो एलिमिनेशन इज द बेस्ट मेथड। सेकंड मेथड जो आता है, रिमूव द एक्सट्रीम वैल्यूज। अगर आपको लगता है कि वैल्यूज बहुत बड़ी है, इसका तो कोई आसपास लेना देना ही नहीं है, तो वो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कोई सीरीज का क्वेश्चन है, तो आपको दिख रहा है कि एक तो यहाँ पे 0 है और एक यहाँ पे 106 है, जिन जो बहुत दूर तक आसपास नजर नहीं आ रहे। तो आपको पता है कि ये 2 ऑप्शन तो कट हो जाएंगे, अब इन दोनों में से मुझे आंसर ढूंढना है। ठीक है, अब फिर देखते हैं एक और एग्जांपल। यहाँ पर वैल्यू 1 आ रही है, यहाँ पर 19 आ रही है, तो 19 वाला तो एलिमिनेट ही हो जाएगा, है ना। तो इससे क्या हो रहा है, ये एक्सट्रीम वैल्यूज। सबसे पहला मेथड हमने पढ़ा था कि एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना। एलिमिनेशन में हमने अप्लाई किया था किस तरीके से कि अगर ऑल ऑफ द अबो है तो 95% चांसेस, नन ऑफ द अबो है तो 10% चांसेस है। और एक्सट्रीम वैल्यूज में हमने सीखा है कि सबसे बड़ी वैल्यू जो आसपास उनका कोई रिलेशन ही नहीं है, उनको सबसे पहले कट कर दो। इससे क्या होगा कि आपके जो चांसेस थे, पहले चांसेस क्या थे, फॉर एग्जाम्पल आपको 4 ऑप्शन है और चारों में कंफ्यूजन है, 4 ऑप्शन है, तो आपके चांसेस क्या थे ठीक होने के, किसी भी क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 25%। 25%। जैसे ही आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए तो आपके चांसेस सीधा डबल हो गए।
पहले तो किसी भी आंसर के ठीक होने के चांसेस थे 25%, लेकिन जैसे ही आपने दो ऑप्शंस को एलिमिनेट किया तो आपके चांसेस बन गए 50%, यानी कि प्रोबेबिलिटी डबल हो गई है। तो इसीलिए एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना है। ओके, हर क्वेश्चन में एलिमिनेशन अप्लाई होता है। फिर सिमिलर आंसर ट्रिक, कई बार क्या होता है, एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट करता है, अगर मैं आपको कहूं कि आप एक क्वेश्चन बनाइए एमसीक्यूज बेस, तो आप क्या करेंगे, आप उस क्वेश्चन को बनाते टाइम ये ध्यान रखेंगे कि बच्चा कंफ्यूज होना चाहिए, कि जब वो कैलकुलेशन करे तो उसकी कैलकुलेशन में कुछ ऐसी चीजें आए जिससे वो कंफ्यूज हो जाए। क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो दो ऑप्शन सिमिलर हैं, तो सबसे ज्यादा जो चांसेस है ना इस क्वेश्चन का आंसर आने के 6 है, क्योंकि एक पॉजिटिव में भी गिवन है, नेगेटिव में भी गिवन है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं इजीली। जो क्वेश्चन नहीं आते हो, आपको तुक्का लगाना हो, तो उसमें सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी यही रहेगी कि या तो आंसर ए आएगा या तो सी आएगा, दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए, क्योंकि एग्जामिनर ने आपको आसपास के आंसर्स दे करके कंफ्यूज करने की कोशिश करी है। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर नहीं चाहता कि आप जल्दी से आंसर करें। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई क्वेश्चन है, तो आरएनए डीएनए दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, तो चांसेस है कि इनमें से आंसर ज्यादा आने के, क्योंकि ये दोनों क्लोज दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यही आंसर होंगे, ये दोनों क्लोज दिख रहे हैं, दिखने में एक जैसे हैं, तो सिमिलर आंसर ट्रिक है ये, इसका अप्लाई कर सकते हैं। इसको कब अप्लाई करना है, जब आपको लगे कि नहीं यार मुझसे क्वेश्चन बन नहीं रहा, तो उस केस में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, जो बचे हुए हमारे लास्ट क्वेश्चन जिनमें आप तुक्का लगाना चाहते हैं। फिर आता है बी एंड सी ऑप्शन स्ट्रेटेजी। इसके बारे में आपने बड़ा सुना होगा, यूट्यूब पे सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग यही है, और एक्चुअल में ये सही भी है। क्योंकि कोई भी टीचर जब एग्जाम को सेट करता है, जब क्वेश्चन सेट करता है, तो उसके माइंड में हमेशा ये चीज रहती है कि मैं मेरा आंसर छुपा दूं। क्योंकि जब वो सबसे पहले ऑप्शन सेट करता है, तो ऑप्शन ए मान लो उसने सेट किया, ऑप्शन ए, बी, सी और डी, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि आप जो भी क्वेश्चन आपने पढ़ा और पढ़ते ही उसका आंसर यही मिल जाए, है ना। तो वो क्या करेगा, उसको छुपाने की कोशिश करेगा। छुपाने के लिए उसको कहाँ जाना पड़ेगा, बी पे या फिर सी पे जाना पड़ेगा। क्योंकि डी पे इसलिए नहीं जाना चाहता कि वो देखेगा कि क्वेश्चन को पढ़ा और उसने सारे ऑप्शन देखे और जहां एंडिंग हो रही है उसको तुरंत आंसर मिल जाए। तो कोशिश ये रहती है कि ए और डी जो है चांसेस कम होते हैं, ज्यादातर चांसेस यही होते हैं कि ऑप्शन को छुपाया जाता है। ठीक है, ताकि ऑप्शन छुपे तो ज्यादा बच्चे फंसे। अब देखिए क्या है, बी और सी के 70% चांसेस होते हैं आंसर आने के। ठीक है, और अगर हम देखें, मान लें हमारे पास दो ऑप्शन में कंफ्यूजन बच गई, आपको लगता है यार या तो ए आएगा या तो सी आएगा, क्योंकि कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, आपको जो आते थे वो तो आपने पहले ही कर लिए। अब आप सिर्फ क्या अप्लाई कर रहे हो, तुक्का। तो तुक्का अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो ए या तो सी में आपको कंफ्यूजन है, तो क्योंकि ए से सबसे पहले आंसर होने के चांसेस कम है, तो उस केस में हम सी आंसर मार्क कर देंगे। अगर हमें लगता है ए और बी में कंफ्यूजन है, तो हम बी मार्क कर देंगे, क्योंकि ये अंदर की तरफ पड़ता है, ए बी सी डी में अंदर की तरफ कौन पड़ रहा है, बी पड़ रहा है। अगर हम ऐसे ही देखें कि सी और डी में आपको कंफ्यूजन है, तो क्या क्या आंसर करना चाहिए आपको छुपाने के लिए, अंदर की तरफ कौन पड़ रहा है सी और डी में, तो सी पड़ रहा है अंदर की तरफ, तो हम सी आंसर मार्क कर देंगे। तो ये चीज आपकी प्रोबेबिलिटी को बढ़ा सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि 100% यही आंसर होंगे, आंसर ऑप्शन ए भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, बट ये प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देता है। जैसा कि बताया गया 70% चांसेस होते हैं। तो जब आपको ऐसी कंफ्यूजन हो, अब आपको मैं बहुत ही गजब की ट्रिक बताने वाला हूँ, दैट इज ब्रेन सिग्नल ट्रिक। ये ब्रेन सिग्नल ट्रिक क्या होती है, आपको जो क्वेश्चन आते थे आपने कर लिए, जिनमें कंफ्यूजन थी एलिमिनेशन जैसे तैसे करके आपने कर लिया। अब कई क्वेश्चन ऐसे लग रहे हैं कि यार इसमें मैं तुक्का नहीं लगाता, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन मैं सोल्व कर सकता हूँ, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में कई बार दो ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर लिए होंगे, दो में कंफ्यूजन बचती है हमेशा, और जब उन दो में कंफ्यूजन बचे ना, तो आपके ब्रेन में सबसे पहले कोई ना कोई ऑप्शन हिट होता है कि यार बी आना चाहिए मेरे हिसाब से, नहीं फिर थोड़ी देर बाद में ही आपका माइंड चेंज होता है, नहीं यार सी भी हो सकता है। तो जो आपके माइंड में सबसे पहले हिट हुआ है ना, आंसर उसी के साथ स्टिक हो जाओ। चांसेस यही है कि वही आंसर आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि ब्रेन हमारा सिग्नल दे देता है, क्योंकि जिसको हम गट फीलिंग बोलते हैं, अंदर से हमारी गट फीलिंग आती है कि आंसर ये होना चाहिए। सबसे पहले क्या दिमाग में आया ऑप्शन, वही आंसर होगा उस केस में। ठीक है, अब ब्रेन सिग्नल में एक पॉइंट मैं आपको यहां पर और ऐड करना चाहता हूं। कई बार क्या होता है, आपको लगता है कि यार मैंने टॉपिक पढ़ा है,
मेरे को ये आता भी है, लेकिन कंफ्यूजन अभी भी बची हुई है कि मुझे एग्जैक्टली नहीं पता लग रहा कि कौन सा आंसर करूं, तो उस केस में ऑप्शंस को भूल जाओ और एक सीक्वेंस में चीजों को फॉलो करना शुरू करो। जिस टीचर ने आपको पढ़ाया उसके पास जाओ दिमाग से और सोचो कि इस टॉपिक में क्या क्या चीजें पढ़ाई गई है, उसके आसपास की चीजों को सोचो, उसके फॉर्मूलाज को सोचो और सीक्वेंस वाइज उसके क्लोज जाते जाओ कि मैंने ये चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 5 था, चैप्टर का नाम ये था, लगभग फॉर्मूला नंबर ये होना चाहिए, ये फॉर्मूला होगा तो ये आंसर होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में बहुत सारे आपने क्वेश्चन सोल्व किए हैं, तो वो क्लटरिंग जो चल रही होती है उससे बच करके एक सीक्वेंस में अगर आप चलते हो तो चांसेस है कि आपको आंसर एकदम से हिट कर जाए दिमाग में और फिर आप ऑप्शंस को देखोगे तो जल्दी पहचान पाओगे। ठीक है, ये चीज भी आपको ट्राई करनी चाहिए। और एक चीज इसमें और अप्लाई कर सकते हो आप, आपको फिर भी लगता है कि नहीं यार मुझे एग्जैक्टली आंसर याद नहीं आ रहा, तो कुछ टाइम के लिए उस क्वेश्चन को छोड़ करके आगे चले जाओ, अगले क्वेश्चन पे चले जाओ। और फिर कई बार ऐसा होता है कि हमारा ब्रेन के न्यूरॉन्स होते हैं वो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और हमें याद करवाते हैं कि हाँ मैंने ये क्वेश्चन क्लास में टीचर ने पढ़ाया था, मुझे याद आ गया। तो कई बार चीजें थोड़ी सी लेट याद आती है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। तो ये कुछ ब्रेन के सिग्नल्स हैं, इनको समझने की कोशिश करनी है, इनको अवॉइड नहीं करना। ठीक है, अब हम कुछ और एग्जांपल लेकर के समझते हैं। कई बार सिनोनिम एंटोनिम के क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे एंथुजियास्टिक, है ना, और पूछा जा रहा है इसका एंटोनिम बताइए। तो एंथुजियास्टिक एक पॉजिटिव वर्ड है जिसका मतलब होता है बहुत ज्यादा एनर्जी से भरा होना। ठीक है, एंथुजियास्टिक एक पॉजिटिव वर्ड है। ईगर, एनर्जेटिक, पैशनेट, इन सब का मतलब ये भी पॉजिटिव है, ईगर होना, एनर्जेटिक भी पॉजिटिव है, पैशनेट भी पॉजिटिव है, तीनों के तीनों पॉजिटिव है। लेकिन अनइंटरेस्टेड आपको देख लो यहाँ से एक नेगेटिव वर्ड दिख रहा है, यहाँ से अलग से ही नेगेटिव वर्ड दिख रहा है। और हमें क्या ढूंढना है, एंटोनिम। तो पॉजिटिव का ऑपोजिट क्या होना चाहिए, नेगेटिव वर्ड ही होना चाहिए। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो अगर आपको एग्जैक्टली आंसर ना आ रहा हो और आपको थोड़ा थोड़ा मीनिंग का आइडिया हो तो इस तरीके से एलिमिनेशन। कई बार क्या होता है हमें सारे ऑप्शंस का मीनिंग नहीं पता होता, लेकिन इतना पता है कि ये वर्ड पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, तो वहां से भी आइडिया लगा सकते हो। एक क्वेश्चन है जैसे एक ईडियम का, हिट द नेल ऑन द हेड। अब नेल क्या होती है, नेल कुछ ऐसी ऐसी दिखती है, नेल मतलब कील, है ना। तो अब ये जो है ये हो गई नेल, और नेल का ये हो गया, ये वाला हो गया हेड। और उसने क्या कहा, हिट द नेल ऑन द हेड। तो नेल को हेड पे हिट करना, तो हेड क्या होता है, उस कील का ये वाला सिरा जहां पर हम हैमर से हिट करते हैं उसको, तो ये उसका हेड हुआ। तो हम हमेशा हैमर से यहीं पर हिट करते हैं कि इधर हिट करते हैं, इधर ही हिट करेंगे ना, तो इसका मतलब किसी काम को सही ढंग से करना। तो टू स्पीक प्रिसाइजली एंड एक्यूरेटली, ये हमारा आंसर होगा। अब हमें पता कैसे लग रहा है कि जरूरी नहीं है कि आपको ऑप्शन में कंफ्यूजन हो रही है तो आप ऑप्शन की तरफ देखो, सिर्फ उस चीज के बारे में सोचो। जैसे ईडीएम आ गया, कोई भी ईडीएम है जो आपको नहीं आ रहा, तो सिर्फ इस ईडीएम की इमेज बनाने की कोशिश करो कि इसके सिमिलर ऑप्शन मुझे कौन सा दिख रहा है, फिर वो टिक करो। क्योंकि सारे ऑप्शन बार बार पढ़ोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी। तो इससे अच्छा आप उस चीज को प्रैक्टिकली सोच कर देखो कि उसके आसपास क्या बन रहा है, क्योंकि ईडीएम्स जो होते हैं वो एक इंप्लाइड मीनिंग देते हैं, उसके आसपास का मीनिंग देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, सो दिस वॉज द मेन पार्ट ऑफ दिस वीडियो। अब आपको ये सारी चीजें क्लियर होगी कि किस तरीके से हमें इनको हैंडल करना है। फर्स्ट वाज एलिमिनेशन मेथड, जिसमें आपको ऑल ऑफ द बोर्ड, रन ऑफ द बोर्ड की ट्रिक बताई गई है, एलिमिनेट कर सकते हैं। एक्सट्रीम वैल्यूज को एलिमिनेट करना, जो आपको लग रहा है कि दूर दूर तक इसका कोई रिलेशन नहीं है। सिमिलर आंसर ट्रिक, आपको लग रहा है कि आसपास के आंसर्स है तो चांसेस है कि वहां से आंसर आना चाहिए, है ना। इसके अलावा बी एंड सी ट्रिक, जिसके अंदर हमने सीखा कि आंसर को अंदर की तरफ छुपाया जाता है। और फिर था ब्रेन सिग्नल ट्रिक, जिसके अंदर हमें ब्रेन सिग्नल देता है, गट फीलिंग आती है सबसे पहले। तो एलिमिनेशन करने के बाद आपको लगे कि सबसे पहले ये आंसर होना चाहिए तो वही आंसर आपको कर देना है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं गाइस। और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। किसी भी चीज़ का आप एग्जाम दे रहे हो, किसी भी एग्जाम में ये अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ये अप्लाई कब करनी है मैंने डिस्क्लेमर स्टार्टिंग में दिया था कि तभी अप्लाई करें जब आपने सारा क्वेश्चन पेपर कर लिया हो जो आपको आते हैं वो वाले। सेकंड स्टेज में आप जब निकले तो जो आपको थोड़ा कहते हैं ना कच्चा कच्चा आ रहा था, वो भी आपने कर लिया है। अब थर्ड स्टेज, जब फाइनली आप पेपर को वेरीफाई कर रहे हैं, वो क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल नहीं आ रहे, तो ऐसे केस में अगर ये चीजें अप्लाई करेंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी ठीक होने की बढ़ जाएगी। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।